हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। एंड आज हम करेंगे कुछ सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर हैं एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सीडीपी के लिए। और इससे पहले अगर आपने मेरी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार आप थ्योरी क्लासेस को ज़रूर देखें। देन उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। तब आप इजीली क्वेश्चनों का आंसर भी दे पाओगे और आपको ना मतलब आपको मन भी लगेगा क्वेश्चन को करने में, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर थ्योरी क्लासेस देख सकते हो। मैंने उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एंड मैं उन वीडियो की जो लिंक है, थ्योरी क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड आप नोट्स कहाँ से बनाओगे, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो वैसे मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दी है। पर कोई बात नहीं, अगर आपको वो वीडियो नहीं देखनी और इसी वीडियो में जानना है कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साइबर कैफ़े से प्रिंट आउट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा ना ये डे 2 है, यानी क्वेश्चन रिवीजन का ये हमारा डे 2 है। इससे पहले हम और क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी हम डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। तो डे 1 में हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज ये डे 2 है तो इसमें भी हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है डे 1 वाली, तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाकर देख सकते हो। देन चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। एक सेकंड मैं ना इसे जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि थोड़ा सा ना दिक्कत आपको हो रही होगी देखने में, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे लेटर्स दिए हैं ये। तो अब देखना, अब आपको अच्छे से एकदम क्लियर दिखेगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका तर्क और कथन वाला क्वेश्चन है। कथन ए कहता है सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता, यानी जो सभी बच्चे हैं उनको बचपन में खेलने और अवसर और समय भी नहीं मिलता। हाँ, अब तो वैसे भी छोटे छोटे बच्चों की भी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, ट्यूशन भेज देते हैं। चलो स्कूल तो भेज दिया और ट्यूशन भी भेज देंगे, घर पे नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो समय मिलता ही नहीं है। और तर्क है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं, यानी उनके समाज और उनकी संस्कृति के आधार पर जो बच्चे हैं वो अपने बचपन को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। एकदम बिल्कुल राइट बात है, दोनों ही मुझे सही लगी है। क्योंकि जो समाज है, यानी ऐसा नहीं है कि अब हमारा जो समाज है वो आपका समाज होगा, यानी सेम चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि हमारा समाज क्या पता, अब मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग गाँव में रहते हैं। तो गाँव के लोगों की सोच थोड़ी अलग होती है, शहर के लोगों की सोच थोड़ी अलग होती है। तो वहाँ पे जो उन्हें समाज मिलता है वो शहरी समाज मिलता है, और गाँव का जो समाज होता है वो गाँव वाला समाज होता है। तो समाज भी अलग अलग होते हैं, संस्कृति भी अलग होती है। सांस्कृतिक मतलब जैसे कि हम भारत में रहते हैं, आप राज्य से ही लगा लो, हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति अलग है। जैसे कि हरियाणा में ड्रेसिंग सेंस से लगा लो, हरियाणा में जो ड्रेस है वो घाघरा और दामन होती है, और पंजाब में वो पटियाला सूट वगैरह होते हैं। तो संस्कृति भी राज्य के हिसाब से संस्कृति भी अलग होती है। तो अगर आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक अलग है तो बच्चों का जो बचपन है वो भी अलग अलग तरीके से उन्हें अनुभव करेंगे, क्योंकि वो जिस संस्कृति जिस समाज में रहेंगे वो इसी प्रकार का अनुभव करते हैं। तो ये मुझे दोनों ही सही लगी हैं, और इसका आंसर आपका ए है कि ए और आर है। जो तर्क और कथन है वो दोनों सही हैं, और ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या ए की, जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हिंदी से हिंदी देखिए, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी बच्चों का जो विकास होता है इनमें से कौन सा कथन सही है। बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है, तो ये तो रॉन्ग है। बच्चों का जो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास केवल वातावरण पर नहीं बल्कि हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है। हमने पढ़ा था जब हमने थ्योरी क्लासेस की करी थी कि जो बच्चों का सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। सेकंड है केवल अनुवांशिक कारक ही बच्चे के विकास में निर्भर, तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी भी कारक नहीं हो सकती बच्चे के विकास के लिए। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता व वातावरण, ये थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि इसमें अनुवांशिकता भी है और वातावरण भी है। पर फिर भी फोर्थ ऑप्शन को पढ़ते हैं। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में अनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई देखो, अनुवांशिकता और वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। आप जैसा वातावरण दोगे बच्चों को
उस पर उसका ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। आनुवंशिकता पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे थोड़ी ना कि सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं, सब बच्चे एक जैसे थोड़ी ना दिखते हैं, उनमें जो आनुवंशिकता है उसका प्रभाव पड़ता है, उसी के कारण तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर थर्ड और फोर्थ दोनों हो जाएंगे, यानी सी इसका ऑप्शन है जिसमें थर्ड और फोर्थ दोनों आ रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे ना इन क्वेश्चनों के वो भी एक्सप्लेनेशन भी दिया कि अगर हमने इसका आंसर सी किया है तो क्यों किया है। तो बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक जरूर लेना, मैं पर्सनली बता रही हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विकास की प्रक्रिया है, विकास कैसी प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी है, एक रूपी है, रेखिक है, स्थिर है। तो भाई देखो रेखा की तो है नहीं क्योंकि स्पाइरल है, मैंने कल भी बताया था और थ्योरी क्लासेस में भी मैंने बताया है, जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट की प्रोसेस वो स्पाइरल है, सीधे नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है। भाई चेंजेस तो होते रहते हैं ना विकास में, यूनिफॉर्म एक रूपी भी नहीं है, बहुआयामी है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना कि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की वो मल्टी डायमेंशनल है यानी बहुआयामी है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे के विकास की दिशा डैश होती है और प्रत्येक बच्चा डैश, यानी दो इसमें रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वो हमें भरने हैं। तो बच्चे की जो विकास की दिशा है वो अलग अलग होती है और अपनी गति में विकसित होती है, जिस जिस तरीके से उसकी गति है वो उसी गति में विकसित होगी। तो इसका ऑप्शन डी ही सही है कि बच्चों के विकास की दिशा अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, जिस टाइप से बच्चे की गति होगी वो इस टाइप से ही विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विकास का समीप दूरी मुखी है ना, यही है ना, समीप दूरी भी मुख्य सिद्धांत किसके संबंधित है, यानी जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो प्रिंसिपल किससे संबंधित है। तो भाई वो शारीरिक विकास से है। हमने पढ़ा था कि दो तरीके से आपका विकास होता है, जो शारीरिक विकास है, एक तो आपका सिर से पैर की तरफ और एक होता है केंद्र से विकेंद्र की तरफ, है ना, केंद्र से जो आपका विकेंद्र है वहाँ पर। तो दो तरीके के आपके विकास हमने देखने को मिले थे। अब बात करते हैं आपका किशोरों के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महत्वपूर्ण द्वितीय संस्था है, यानी जो किशोर यानी आपके अडल्ट्स होते हैं उनमें जो सोशलाइजेशन होता है, यानी सामाजिकरण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था यानी सेकेंडरी है। हमने बताया था जब अपनी थ्योरी क्लासेस करी थी कि जो किशोर हैं उनमें जो सामाजिकरण को बढ़ावा देती है वो टू टाइप की संस्थाएं हैं, यानी दो एजेंसियां हैं आपकी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका परिवार आता है और सेकेंडरी में आपकी जो अदर चीज़ यानी नेबरहुड आ गया। कभी कभी ना नेबरहुड को भी प्राइमरी में ही डाल देते हैं, बट वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो प्राइमरी में आपका परिवार है, सेकेंडरी में आपके मीडिया वगैरह किताब स्कूल वो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरी संस्था की बात करिए तो वो आपकी मीडिया, बुक्स और रिलीजन्स, यानी मीडिया, किताबें और धर्म है, क्योंकि देखो सभी में फिर परिवार है, इसमें इसमें भी परिवार, इसमें परिवार है, तो तीनों ऑप्शन इस वजह से एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जो परिवार है वो तो आपकी प्राथमिक संस्था है, द्वितीय संस्था नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, प्याजे मानसिक संरचनाओं जो सोच का आधार हैं के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी सोच के लिए। तो प्याजे ने बताया है कि आपकी जो माइंड है उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्कीमा बने हुए हैं, तो सोच के आधार पर जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वो स्कीमा का किया है। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान, यानी सही मिलान करना है युग्म का। तो ये सेंसरी मोटर पीरियड है जिसमें क्या करते हैं, क्रमबद्धता के कौशल यानी कंजर्वेशन और शीरिएशन आ जाती है। तो ये तो एकदम रॉन्ग बात है, क्योंकि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये आपकी जो प्याजे हैं, मैं आपको एक बार बता दूं थोड़ा सा कि जो प्याजे हैं, जीन प्याजे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट की यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें आपको जो याद करने की ट्रिक है वो SPCF, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, पी से आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज है जिसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, और कंजर्वेशन और सीरिएशन तो से बिल्कुल भी नहीं आती, वो तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में जाके आती है। तो ये तो रॉन्ग है फर्स्ट वाला। तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है पूर्व सक्रियात्मकता अवस्था यानी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये तो नहीं आती, तो फॉर्मल में जाके आती है बच्चों को।
कॉन्क्रीट ऑफ स्टेज में क्या कर रखा है कि मूर्त, सक्रियात्मक अवस्था, तर्क और मूर्त। हाँ, मूर्त और अमूर्त की जो समस्याओं का हल है वो प्रयोग में लाना, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा सीख जाता है। तो ये चीज़ सही है, एक बार डी को और पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीडीपी में क्या होता है, जो ऑप्शन बेस्ट होता है ना, हमें वो चुनना होता है। फॉर्मल, हाँ, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की मैं बता चुकी हूँ। जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो सी इसका आंसर सही रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि 9th है। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाट्य खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञानात्मक की ओर ले जाती है। तो वो मानसिक प्रतिनिधित्व होती है, ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि उसे संज्ञान की ओर आगे ले जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है, यानी जो रॉन्ग और राइट का जो नियंत्रण है वो बाहरी कारकों से होता है, और वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत किस स्तर पर है? हाँ, एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि थ्योरी क्लासेस आपको देखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में थ्योरी क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो कोलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, यानी कोलबर्ग ने अपना मोरल डेवलपमेंट में कहा है, उन्होंने 3 स्टेजेस, हाँ 3 स्तर बताए हैं, जिसकी 2-2 स्टेज हैं, 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। तो कोलबर्ग ने जो नैतिक यानी मॉरल डेवलपमेंट है उसके जो 3 स्तर बताए हैं, और तीनों स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर है, 6 अवस्थाएं हैं, जिसमें फर्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फिर ऑपरेशनल स्टेज है, और फिर पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज है। ये 3 उसके स्तर हो गए, और हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या कहता है कि जो हमारा सही गलत करने की जो हमारी है, कि किसी काम को हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो बाहरी लोगों पर डिपेंड होते हैं, नहीं बाहरी सोसाइटी पर डिपेंड होती है। और जो और उसमें पनिशमेंट और ओबीडियंस होता है, कि अगर हमने वो काम नहीं किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए हमें वो काम करना है। और फिर पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की इच्छा होती है बच्चों में, कि रूल्स आर रूल्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी जो नियम है वो नियम होते हैं, हम उन्हें नहीं तोड़ सकते। और जब वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हम रूल को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? अगर कोई रूल है वो बच्चों की जान बचा रहा है, नहीं बच्चों की नहीं है, नहीं कोई नियम है वो गलत है, तो हम लोकतंत्र का सहारा लेकर, लोगों की सलाह लेकर उस चीज़ को हटा सकते हैं, यानी उस रूल को बदल सकते हैं। क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें बच्चों में ये चीज़ आ जाती है कि अगर भैया रूल किसी की जान से बढ़कर नहीं है, अगर कोई झूठ किसी को बचाने के लिए बोला गया हो तो वह झूठ नहीं होगा। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बच्चों में जो होती है अवस्था वो आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति बच्चों में आ जाती है। तो इसमें क्या है, वो सही गलत बाहरी नियंत्रण बाहरी कारकों पर डिपेंड है। तो इसमें आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज आएगी, यानी जो माहिरा है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। यस, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? जो लेव वाइगोस्की हैं, यानी ये भी काफ़ी अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने भी एक संज्ञानात्मक ही थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास ही दिया है, पर उनकी थ्योरी का नाम सोशलाइजेशन था, नहीं सोशलाइजेशन नहीं, हाँ, सामाजिक क्या था, अच्छा मैं भूल रही हूँ, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेती हूँ। सामाजिक अंतःक्रिया, कुछ समाज से रिलेटेड था, मैं भूल रही हूँ उसे, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का जो प्रमुख कारण है, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा, उसमें सबसे प्रमुख कारण सामाजिक अंतःक्रिया का है, और इनकी थ्योरी का नाम भी सामाजिक अंतःक्रिया ही था, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं पर समाज से रिलेटेड था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यानी जो विचार की भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, तो ये किसके द्वारा प्रसारित किया गया? ये लेव वाइगोस्की के अनुसार किया गया, क्योंकि उन्होंने ना भाषा को एक टूल भी माना है, लैंग्वेज को। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को जो प्रभावित करती है वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? तो ऑप्शन देखते हैं, अनुकूलन है, सजा है, रटकर स्मरण है, या फिर सांस्कृतिक उपकरण है। तो सांस्कृतिक उपकरण है, इन्होंने 3 चीज़ों पर काफ़ी जोर दिया था। वो थी आपकी सामाजिक
अंतःक्रिया थी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। भाषा को जिन्होंने टूल माना था। ये तीनों की मुख्य अवस्थाएं थी जो वाइगोस्की ने बताई थी। राम में जगहों की पहचान व उसे अनुरूप संचालन करने जैसी की नौचालन की कौशल है। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार राम की किस बुद्धि की मात्रा अधिक, यानी राम को वो जगह को पहचान लेता है, नौचालन की उसमें कौशल है। तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार राम में कौन सी बुद्धि है, तो वो स्थानिक बुद्धि है, क्योंकि वो स्थानों को पहचान रहा है। आप इससे याद कर सकते हो या फिर ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि जो जगह को पहचान रहा है, जो स्थानों को पहचान रहा है, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। और हार्वर्ड गार्डन ने 8 तरह की बुद्धि बताई है जो एनसीईआरटी ने वेरीफाई की है, वो भी 8 टाइप्स की ही। मल्टीपल जो हार्वर्ड गार्डन ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार के बारे में बताया है। ये भी मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों का अगर वो मूल्यांकन की योजना बना रहा है शिक्षक, तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसको मत भूलना। तो छात्रों की तैयारी का स्तर, भाई इसका तो ध्यान ही रखना चाहिए कि बच्चों ने कितनी तैयारी की है। मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, यानी कौन सी क्या इनसाइट्स देगी, ये भी ठीक है। मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ, या फिर अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के भिन्न तरीके क्या है, तो ये गलत है कि मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कथन है एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। और जिसका तर्क है वो है यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। तो ये तो रॉन्ग बात है भाई, अगर लचीलापन होगा तो बच्चे क्या प्रभावी ढंग से नहीं सीखेंगे, तो इसमें आपका बोथ ए एंड आर दोनों ही गलत है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है। जो समावेशी शिक्षा होती है वो किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। कि अगर किसी का संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक किसी भी प्रकार की अलग स्थिति है, उसके बावजूद भी हम बच्चे को शामिल करें किसी चीज़ को सीखने में, ये समावेशी शिक्षा हमारी कहती है। अब बात करते हैं, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है, यानी वो एक लंबे समय तक किसी चीज़ पर ध्यान नहीं रख सकता, उसे कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता, यानी वो एक जगह डट कर नहीं बैठ सकता। तो ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की संकेत करती है, तो बच्चों में किस प्रकार की विकलांगता है, तो बच्चों में है आपका ध्यान न्यूनता, यानी ध्यान उस पर नहीं दिया जाता, ध्यान न्यूनता ध्यान की कमी है, या फिर अति क्रियाशीलता विकार। प्रभावशाली बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 है, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं प्रभावशाली बच्चे, को किसी भी शैक्षिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता, तो ऐसा तो है नहीं, प्रतिभाशाली बच्चों को तो लाभ मिलेगा, तो रॉन्ग है। को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, ये भी रॉन्ग बात है। को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है, या फिर डी ऑप्शन देखते हैं कि सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं, उन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी उन्होंने क्या होता है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें सीखने की विशेष ज़रूरत होती है, यानी उन्हें स्पेसिफिक लर्निंग की नीड होती है, बट हम क्या करते हैं उन्हें क्लास में इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण, यानी कोई शारीरिक गति से विकलांगता यानी वो चल बैठ नहीं सकता, वो विद्यार्थी उसमें उसकी विकलांगता है, तो वो कौन सी गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है, यानी तो उसे गति करने के लिए हम कौन सी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं, तो व्हील चेयर, अच्छी बात है कि आप व्हील चेयर बच्चों को उपलब्ध करा दो अगर उसे चलने फिरने में तकलीफ है तो। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कारक है जो सीखने की अभिप्रेरणा देता है, तो लक्ष्य की पूर्ति करने से खुद की संतुष्टि की, अगर हम लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, जो हमने गोल बनाया, टारगेट बनाया है, उसकी पूर्ति करेंगे तो हमें खुद की संतुष्टि होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य विद्यालय में
बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते। जो मध्य विद्यालय होता है उसमें बच्चे अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया से नहीं करते हैं, तो वो है आपका बार बार वेदन यानी रिपीटेड ड्रिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा डैश द्वारा होनी चाहिए, तो खोज और अन्वेषण सारे डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है, यानी जो बात गलत है। तो आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में, तो ये गलत बात है कि हमें जो आकलन है बच्चों का वो कागज कलम के द्वारा ले और साल के अंत में लेना चाहिए। या फिर आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। हमें जो सही नहीं बतानी है, जो राइट है वो तो हमें रखनी, जो गलत है ना वो चीज़ इसमें सही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं कथन की शिक्षाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, एकदम अच्छी बात है भाई, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करो। बच्चे तर्क है बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। बताइए, बच्चे स्कूलों में अपने साथ सीखने के नए अनुभव लेकर आते हैं। हाँ, आते हैं बच्चे, बिल्कुल। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण डैश और डैश कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। तो आंतरिक और नियंत्रण योग, यानी जब विद्यालय किसी कार्य, तो हवा इतनी चल रही है, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक मानते हैं, यानी अगर वो असफलता हो रहे हैं यानी असफल हो रहे हैं और वो अंदर से उस बात को मान रहे हैं, यानी आंतरिक कारण है, तो वो अनियंत्रित कारकों को मानते हैं और वे कड़ी से कड़ी मेहनत करने की संभावना रखते हैं। जो कहते हैं जब चोट अंदर लगती है तो फिर व्यक्ति कड़ी से कड़ी मेहनत करता है। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाए। जो प्रभावी समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो हमको किस चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसमें है ना, प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया तो उसके लिए मैं जल्दी से 30 क्वेश्चन कवर करा रही हूँ। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का क्या है होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। जो बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं वो बच्चों में ही नहीं, यहाँ तक कि वयस्कों में भी हो जाती है, एक नेचुरल चीज़ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी निम्न में से कौन सा विश्वास है जिसको सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मैं लड़की हूँ इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती और न ही कभी कर पाऊंगी। तो आप इसे देखोगे तो आपके अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लड़की या लड़के का होना मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आप लड़की होकर भी मैथ में अच्छा प्रदर्शन करोगे। तो जेंडर वाइज तो हमें बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रह जाता है 30। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीप्त विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो संवाद। जब आप कक्षा में संवाद करोगे, वाद विवाद करोगे तो बच्चों में सामाजिक रचनावाद का निर्माण होगा। तो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होती है या फिर हो रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हैं जो फ्रेंड, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना, कुछ होता नहीं है। वैसे एक बात बता रही हूँ, लाइक करने से कुछ नहीं होता, बट ये है कि मुझे मोटिवेशन होता है, मुझे मोटिव मिलता है कि मुझे मोटिवेशन की जो प्रेरणा है वो मेरे अंदर से आती है कि हाँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ या फिर जो मैंने आपके हेल्प के लिए वीडियो बनाई है या फिर मैं अपनी जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको वो पसंद आ रही है और आपकी कहीं ना कहीं उनसे हेल्प हो रही है, तो मुझे इस चीज़ का पता लग जाता है
तो मुझे फिर काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी जो मैंने वीडियो बनाई, जो मैंने मेहनत की है वो सफल हुई, लोगों को पसंद आ रही है और उनकी हेल्प लग रही है। क्योंकि आप लाइक करोगे ना तभी मुझे लगेगा कि आपकी हेल्प हुई है। अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि हेल्प ही नहीं हुई, फिर क्यों भाई क्या। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स हो और वो आपको क्लियर नहीं हो रहे, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। और नोट्स, हाँ, नोट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स आप वहाँ से अरेंज कर सकते हो। और कोई बात हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। एंड बेस्ट ऑफ लक, देन बाय।